नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पुनरावर्तन 1 के भाग 1 में शब्दकोश का क्रम, लिंग परिवर्तन के कुछ उदाहरण और वचन परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ी हुई कई सारी बातें जानेंगे। वैसे तो आपने इकाई 1 में ही उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी प्राप्त की है, लेकिन जैसे लिंग और वचन के कई सारे नियम हमने जाने हैं और समझे हैं, इसी प्रकार से प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं, ये आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और आपको पुनरावर्तन में दिए गए अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हैं, ये आपको पूर्ण भी करने हैं। तो पहले इनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाता हूँ, आपको ये देखना है और इसमें किस प्रकार का परिवर्तन है ये आपको समझना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है गुण, और गुण का अर्थ भी आपको पता है। अब देखते जाइए, इसी शब्द के साथ कुछ अन्य शब्दांश जोड़कर नए शब्द बने हैं। ये कैसे बने हैं ये देखिए जरा। तो ये शब्द है निर्गुण। आप देख रहे हैं कि गुण के आगे जुड़ा है नि और र, तो ये निर्गुण। एक ऐसा अन्य शब्द देखते हैं सगुण। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि भिन्न रंग से जो जुड़ा है वह नया वर्ण है या शब्दांश है, और जुड़ने के बाद उसका अर्थ भी बदल जाता है, यानी कि जो शब्द का मूल अर्थ है उसमें कुछ नया बदलाव हमें देखने को मिलता है। ये जो तीसरा शब्द है दुर्गुण, और ये चौथा शब्द है अवगुण। देखिए, पहला जो शब्द था गुण और उसके आगे हमने कुछ नए शब्दांश जोड़ दिए, तो हमें 4 नए शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहे, और चारों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जो गुण का अर्थ था उससे विशेष भी होता है और उससे विपरीत भी यहाँ पर अर्थ देखने को मिलता है। आइए, अब यहाँ गुण के आगे कौन से शब्दांश जुड़े हैं पहले ये देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दूर, यानी कि र हलंत है और दूर गुण के साथ जुड़ा है, तो ये शब्द बना दुर्गुण। इसी प्रकार से नीर गुण के साथ जुड़ा तो ये शब्द बना निर्गुण, और स के साथ जुड़ा गुण तो ये शब्द बना सगुण, और अव के साथ जुड़ा गुण तो ये शब्द बना अवगुण। तो इस प्रकार से यह हमें नए शब्द भी मिले, और गुण के आगे जो शब्दांश जुड़े हैं वह किस प्रकार से हैं यह भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है योग, और योग के भी कई अर्थ होते हैं, और इस शब्द के आगे अन्य शब्दांश जुड़ते हैं तो उसका अर्थ भी किस प्रकार से बदलता है या बदल सकता है। तो देखिए, इसके भी कुछ उदाहरण, प्रयोग है ना, और ये संयोग, अब वियोग और उपयोग। देखिए, योग शब्द था, उसका अर्थ कुछ और था, और उसके आगे कुछ और शब्दांश जोड़ देने से सारे शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर बदल जाते हैं। आइए, यह भी किस प्रकार से योग के साथ जुड़े हैं जरा देख लेते हैं। प्र योग के साथ जुड़ा है इसलिए प्रयोग हो गया, वि योग के साथ जुड़ा है इसलिए वियोग हो गया, सम योग के साथ जुड़ा इसलिए संयोग हो गया, है ना। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर तो सम है और यहाँ संयोग है, तो ये अनुस्वार है, यानी कि एक अनुनासिक जुड़ा है। तो ये भी हमें समझना है कि इस प्रकार का ये शब्दांश यहाँ पर योग के आगे जुड़ा है। उप योग के आगे जुड़ा है इसलिए यहाँ पर ये उपयोग हो गया। आइए एक और भी उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। देश, और इस शब्द से आप भलीभांति परिचित हैं। और देश के आगे ऐसे कौन कौन से शब्दांश जुड़ते हैं कि जिससे उसके मूल अर्थ में भी बदलाव आ सकता है और हमें एक नया शब्द भी मिलता है। तो आइए उसके उदाहरण भी यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि स्वदेश है ना, और इसका अर्थ आप जानते हैं। उपदेश, पहले देशी शब्द था और उसके आगे एक नया शब्दांश जोड़ दिया गया उप, और अर्थ पूरा बदल गया उपदेश। विदेश, यानी कि देश के आगे जुड़ा एक नया शब्दांश वि, और ये अर्थ यहाँ पर
बदल गया। उसी प्रकार से अनुदेश, और यहाँ पर देश के आगे अनु जुड़ा और यहाँ पर भी उसका अर्थ बदल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई स्व, देश के आगे क्या जुड़ा, तो ये हो गया स्वदेश। देश के आगे जुड़ा पर, तो ये हो गया परदेश। देश के आगे जुड़ा वि, तो ये हो गया विदेश। और देश के आगे जुड़ा उप, तो ये हो गया उपदेश। तो आप इन 3 उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्दांश है जो शब्दों के आगे जोड़ देने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है और उसमें हमें नया अर्थ भी मिलता है। तो ये आगे जो जुड़ता है, यानी कि जो आगे जुड़े, इन शब्दांशों को हम क्या कहेंगे, तो आइए ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि कौन कौन से ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़े हैं, जैसे कि दूर, स, अव, नीर, प्र, सम, वि, उप और स्व और अनु। ये ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन किसी शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि शब्द की शुरुआत में इन्हें जोड़ा जाता है और जुड़ने के बाद ये अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इन्हें क्या कहा जाएगा, जरा सोचिए, आपको पता है। हाँ, तो ये इसकी परिभाषा है कि उपसर्ग ये शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यहां पर हमें यह समझना है, सार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द की जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। सार्थक यानी कि अर्थ से भरा या अर्थ सबर, और उसके आगे ऐसे शब्दांश जोड़ने से उसका अर्थ बदल भी जाता है या उसका अर्थ विशेष भी हो जाता है। तो ये आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें हम पहचानते हैं उपसर्ग से। इसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। आइए ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण जो आपकी किताब में भी दिए गए हैं और यहाँ हम समझ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, उपसर्ग, उसका अर्थ और उसके उदाहरण, यानी कि शब्द के आगे जब इस प्रकार के उपसर्ग जुड़ेंगे तो शब्द में किस प्रकार का बदलाव आएगा और कैसे शब्द हमें मिल सकते हैं। तो देखिए, यह पहला जो है अ, यह भी एक उपसर्ग है और अ का अर्थ होता है कभी नहीं, और उसके कुछ उदाहरण यहां पर देखिए। तो यह है अज्ञान, अमर, अछूत और अचूक। अज्ञान जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, उसको हम अज्ञानी कहते हैं। अमर यानी कि जो कभी मर ही नहीं सकता, तो एक ही वर्ण है लेकिन शब्द के आगे जुड़ने से पूरे शब्द के अर्थ में बदलाव ला देता है और आगे जुड़ता है, इसीलिए इसे उपसर्ग कहा जाता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, और यह है अन, और इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। और इसके उदाहरण आप देख लीजिए, कौन से हैं, अनपढ़, अनहोनी और अनमोल, है ना। ये तो यहाँ पर सिर्फ कुछ उदाहरण हमने देखे या रखे हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके आगे इस प्रकार के उपसर्ग जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं और उसका कोई अन्य अर्थ भी हमें मिलता है। तीसरा है क, और इसका उदाहरण भी इस प्रकार से हम देख सकते हैं, और इसका अर्थ है बुरा या बुरी, जैसे कि कपूत, है ना। तो ये भी एक उसका उदाहरण है। कु, बुरा या बुरी, उसका अर्थ भी यही होता है और उसके उदाहरण ये है कुसंग, कुकर्म और कुपुत्र, जो पुत्र अच्छा नहीं है, हम उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि कुपुत्र है ना। हमारे साथी अच्छे नहीं है, यानी कि हमें अच्छे मित्रों का संग करना चाहिए, लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो कहेंगे कि ये कुसंग हुआ। तो ये भी हमें यहाँ पर समझना है। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। नि, ये भी एक उपसर्ग है और इसका अर्थ भी होता है नहीं या अभाव। निकम्मा, निडर, निहत्था, यहाँ पर भी आप इन शब्दों को समझ रहे हैं। अगला जो उपसर्ग है पर, और इसका अर्थ होता है पराया या दूसरा, और इससे बनने वाले जो शब्द है परदेश, परलोक, परदादा, यानी कि देश, हमने देखा था उदाहरण में, देश के आगे
वी लगा तो विदेश हो गया, स्व उपसर्ग लगा तो स्वदेश हो गया। अब ये पर उपसर्ग लगेगा तो परदेश हो जाएगा। तो स्वदेश और परदेश यानी कि उसके अर्थ में ये भेद हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आइए, स ये भी एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है सहित या अच्छा। तो इसके उदाहरण ये रहे सपूत, सपरिवार और सकाम। हमने अभी जिक्र किया था कुपुत्र या कुपुत, और यहाँ पर है सपुत यानी कि जो पुत्र अच्छा है उसके लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं सपुत। तो ये भी हमें समझना भी है। और इसी प्रकार से शब्दांशों का यानी कि उपसर्गों का प्रयोग कहाँ पर हो सकता है और उससे किस प्रकार के नए शब्द मिलेंगे, ये भी हमें देखना भी है, समझना भी है। एक अन्य उपसर्ग है चौ और इसका अर्थ होता है चार, एक संख्या है और इसका प्रयोग भी हम कई सारे शब्दों के आगे कर सकते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ देखते हैं, जैसे कि चौराहा, चौमासा, चौपाई। ये शब्द आप बार बार बोलते हैं। तो इसी प्रकार से चौ का भी हम प्रयोग करते हैं और हर एक शब्द से ये पता चलता है कि ये चार की बात यहाँ पर हो रही है। चौराहा कि चार रास्ते जहाँ पर मिलते हैं, चौराहा। इसी प्रकार से है अध और इसका अर्थ है आधा, जैसे कि चौ का चार, इसी प्रकार से अध का हुआ आधा। और इसके उदाहरण देखते हैं अध पका, अध मरा, अध जला। जो भी आधा आधा है ना, अध पका। खाना अगर पूरा पक गया है तो खाने में मज़ा आता है, लेकिन अगर पूरा नहीं पका है तो हम कहते हैं कि आज तो खाना अध पका रह गया, रोटी अच्छे से पकी नहीं है। जलने वाली कोई चीज़ अगर पूरी नहीं जली तो इसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं कि भाई ये अध जला है, पूरा जला नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, जला और अध जला, पका और अध पका, हमें विपरीत शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखे और साथ ही साथ ये जो शब्दांश है उसका अर्थ भी क्या हो सकता है, यानी कि शब्द पर वह किस प्रकार का प्रभाव रख सकता है, यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक। तो हमने देखा कि कई सारे ऐसे शब्दांश हैं कि जिसके जुड़ने से शब्द का पूरा अर्थ उससे विपरीत यानी कि नकारात्मक हो जाता है, और कुछ ऐसे उपसर्ग भी है, शब्दांश भी है जो शब्द के अर्थ में बढ़ावा करता है, यानी कि जैसे कि पुत तो सपूत, कपूत। तो ये भी हम यहाँ पर समझ सकते। धन्यवाद।